नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। अब तक 90% यानी 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। हम इन 6 चरणों में कौन से मुद्दे हावी रहे और किस तरह से स्टार प्रचारकों के बयानों का स्तर गिरता रहा, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र राय। अमरेंद्र जी, आपका 8 PM इंडिया के मंच पर स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। अमरेंद्र जी, आपने 4 दशक से ज्यादा लंबी अपनी पत्रकारिता की यात्रा के दौरान अनेक चुनाव देखे हैं। इस बार का चुनाव पहले के चुनाव के मुकाबले किन मायनों में अलग दिखता है? देखिए धनखड़ जी, इस बार का चुनाव 2 मायनों में मुझे अलग दिख रहा है जी। एक तो मुझे इस चुनाव में 1977 की याद आ रही है जी। आपको याद होगा कि 77 से पहले इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी और सारे नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया। जब उन्हें छोड़ा गया और तत्काल चुनाव की घोषणा हो गई तो उनके पास न कोई संगठन था ठीक से, न कोई तैयारी थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव में नेता उतरे तो नेता और संगठन की बजाय जनता उठ खड़ी हुई चुनाव लड़ने के लिए जी। और नतीजा आपने देखा कि क्या हुआ था। वही स्थिति इस बार भी हम देख रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सरकार है और ताबड़तोड़ विपक्ष पर हमले किए गए। ज्यादातर नेता उठा करके जेल में डाल दिए गए, जो बाहर थे उनकी पार्टियां तोड़ दी गई, असली को नकली, नकली को असली बना दिया गया और चुनाव घोषणा से पहले लग रहा था कि जैसे माहौल बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है और मोदी जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, अचानक से इंडिया गठबंधन का जन्म होता है। इंडिया गठबंधन बनते ही मोमेंटम बदलने लगता है और पहले दूसरे राउंड के मतदान तक आते आते लगता है कि हाँ भाई, अब ये चुनाव में चुनौती मिल रही है, ऐसा नहीं है कि तरफा जीत होगी जी। तो और तीसरे चौथे के बाद तो आप समझिए गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखने लगा। आप इस समय स्थिति यह है कि आप जहां भी जाएं तो लगता है कि इंडिया गठबंधन की एक हवा है और वही हवा दिख रही है जो 77 के दौरान दिखती थी। माने वो बीजेपी पहले तरफा जीतने की उम्मीद कर रही थी, अब वो हाँफती हुई नजर आ रही है। 77 जैसा माहौल भले न हो, लेकिन बीजेपी हाँफती हुई जरूर लग रही है। और जो 400 का नारा था या 300, पहले की जो 303 सीटें थी, अब वो पाना भी मुश्किल है। अब तो चर्चा ये होने लगी है कि बीजेपी 300 क्या, 272 का बहुमत क्या, 250 से भी नीचे की चर्चा शुरू हो गई है। तो एक स्थिति तो ये है सर। और दूसरा जो फर्क दिख रहा है कि हम लोग भी एक लंबे समय से 1977 के चुनाव में आप समझिए कि हम लोग जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे और तब से बाकायदा हम लोग चुनाव देख रहे हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन ऐसा चुनाव, इतना गरिमाहीन चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा प्राइम मिनिस्टर, माने आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं, लेकिन इतना मतलब अब क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री हैं कहते हुए भी शर्म आती है। पहले तो केवल झूठ बोलते थे, अब तो जिस तरह से चुनावों में उन्होंने स्तर गिराया है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर की ओर से कि ये सारे रिकॉर्ड, उन्होंने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए। पहले तो जो है वो गर्लफ्रेंड और क्या क्या और ये सब बोलते थे, लेकिन अब तो इस चुनाव में इन्होंने इतनी मर्यादाहीन बातें की हैं कि शर्म आती है। क्या मैंने दोबारा कहना मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे कहें। ऊपर से रही कसर की क्या तो जो है देवदूत बन के आए हैं, पैगंबर मोहम्मद कह लीजिए, चाहे राम का अवतार कह लीजिए, और हमको मैंने ये सब कल्पना से परे है। तो ये 2 अंतर मुझे दिख रहा है सर। एक तो ये चुनाव नेता नहीं, संगठन नहीं, जनता लड़ रही है, और दूसरा ये कि स्तरहीन चुनाव, ये अंतर मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि 2 अंतर जो दिख रहे हैं वो साफ हैं कि एक तो स्तरहीन चुनाव है और मुद्दे हैं, और दूसरा जो है वो जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने।
अमरिंदर जी, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तरफ से अकेले स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हर नए चरण में उनके मुद्दे और भाषा बदलती रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता शुरू से अंत तक अपने मुद्दों पर कायम रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? धनखड़ जी, इसको हम एक बहुत ही विपक्ष के लिए पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। जी। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि विपक्ष आपस में लड़ेगा और इनके पास कौन प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा कोई वो नहीं है। ममता जी बनेंगी, राहुल गांधी बनेंगे, मुलायम सिंह के पुत्र जो है अखिलेश जी बनेंगे, या लालू तेजस्वी में से कोई बनेगा, या साउथ से कोई आएगा। तो ये बीजेपी की ओर से उछाला जा रहा था, लेकिन ये इनकी ताकत है, ये बीजेपी की समझ में नहीं आया। ताकत ये है कि अगर यूपी में आपको जाना है तो यूपी में अखिलेश जैसा नेता है, बिहार में जाना है तो तेजस्वी और लालू जैसे नेता हैं, आपको तमिलनाडु में जाना है तो स्टालिन जैसा नेता है, आपको महाराष्ट्र में जाना है तो आपको जो है वहां शरद पवार जैसे दिग्गज नेता हैं। इवन कांग्रेस में भी नेताओं की भरमार है। खड़गे अनुभवी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने आप में उनका एक आकर्षण है। इसके अलावा आप देखें तो छोटे छोटे नेता वहां कांग्रेस में भी बहुत हो गए हैं जिनका कद अचानक बहुत बढ़ गया है। जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार का कद बहुत बढ़ गया है, आंध्रा में ये तेलंगाना में जो नए अपने चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका कद अचानक बहुत बढ़ गया है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि उधर तो देखिए पिछले 10 साल से दो ही नेताओं की चल रही है, माने बीजेपी मतलब दो नेता, सरकार मतलब दो लोग। तो ये दो और कायदे से कहिए तो हम दो हमारे दो वाली स्थिति है। वहां मोदी जी हैं, अमित शाह के अलावा कोई नहीं है। इस चुनाव में भी आप देख रहे होंगे कि 80% मोदी जी दिखते हैं, 20% अमित शाह दिखते हैं, बाकी कोई नहीं। जबकि विपक्ष की ओर से बहुत सारे लोग दिखते हैं। अब ये जरूर है कि चूंकि क्षेत्रीय संगठन इसमें ज्यादा हैं, क्षेत्रीय दल शामिल हैं, तो उन दलों की स्थिति अपने अपने इलाके में ही है, ये सच है। लेकिन उसको कवर करने के लिए राहुल हैं, प्रियंका हैं, खड़गे साहब हैं, तो ये एक नेशनल इमेज भी बन रही है। तो जो चीजें कमजोरी के तौर पर देखी जा रही थी, अब वो चीजें एक फायदे के रूप में देखी जा रही हैं और उसका एक बड़ा असर भी हो रहा है। अभी आप देखें तो 3 चरणों के चुनाव तक तो सब कुछ बड़ा सामान्य सा दिखा, लेकिन इसके बाद अचानक जो है यू टर्न लेता नजर आया। खास करके जब से बात फैली कि भाई ये जैसे इनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम 400 सीटें किस लिए चाहिए, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जी। अब उसमें चाहे आपके अनंत हेगड़े हों, उन्होंने ये बात कही, चाहे यूपी के जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने कही, एक आध और लोगों ने ये बात कही। तो उनके कहने से अब ये बात साफ हो गई कि बीजेपी का हिडन एजेंडा एक ये है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। और उसी में लोगों को लगा कि संविधान किस लिए बदलना चाहते हैं, तो शायद आरक्षण को लेकर के इनके दिमाग में पहले से भी रहा है, पहले भी इसके खिलाफ ये बयान देते रहे हैं। ये जो काम करते हैं वो आरक्षण खत्म करने वाला ही करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पहले उसमें नौकरियां जो होती थी उसमें आरक्षण होता था, अब प्राइवेटाइजेशन के बाद आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। दूसरा इन्होंने ये किया है कि जो लोग पहले एग्जाम दे के आईएएस बनते थे, एक परीक्षा होती थी, उस परीक्षा में भी आरक्षण होता था, उसमें 30% आरक्षण बैकडोर ने मोदी जी से खुद कर दिया। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करके बैठ गए हैं। तो ये जो आशंका थी वो लोगों को लगा ये सिर्फ आशंका नहीं है बल्कि सच साबित हो सकती है अगर मोदी जी या बीजेपी इस तीसरी बार आ गए तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। चौथा, पांचवा, छठे असर में इवन दलित तक जो कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे थे या सपा या आरजेडी वगैरह से दूरी बनाए हुए थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई हम अपनी पार्टी को अगले चुनाव में देख लेंगे, इस बार संविधान बचाना बड़ा जरूरी है। और उससे स्थिति पूरी की पूरी बदल गई है सर जी। तो ये है पूरा मामला। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बयान भी
हर चरण के बाद बदलते चले गए और ऐसा है हर सर, चरण के देखिए बाद उनके बयानों का केंद्र बिंदु बदलता रहा और आखिर में वो हिंदू मुस्लिम तक पर भी आ गए, पाकिस्तान तक पर भी पहुंच गए। इसको इस रूप में हम देखते हैं सर कि पिछले 10 साल के दौरान देखिए, अगर कोई जी सरकार 5 साल काम करती है तो कायदे से हक ये होता है कि वो अपने कामों के आधार पर वोट मांगे। जी लेकिन 5 साल तो छोड़िए, 10 साल में मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे कह करके ये वोट मांग सके। जी जैसे जितने इन्होंने 14 में वादे किए और जितने इन्होंने 19 में वादे किए, उनमें जी से एक वादा नहीं पूरा हुआ। और तो और इनका जैसे संसदीय क्षेत्र बनारस का है, उसे क्योटो बना रहे थे। कोई भी जाए बनारस में तो वो देख सकता है कि क्योटो तो छोड़िए, पूरे बनारस में धूल उड़ रही है। पहले कुछ सड़कें इन्होंने चौड़ी की हैं, और वो भी मुश्किल से आप समझिए लंका से लेके गोदोलिया तक और गोदोलिया से लेके बनारस के घाट तक। जी बाकी जो है वैसे ही जो है कंजस्टेड है, और उससे लोगों में नाराजगी फैली है। सड़कों के चौड़ीकरण अभियान के तहत हजारों लोगों का रोजगार चला गया, हजारों लोगों के घर उजड़ गए। अब उन्हें आपने मुआवजा भी दिया तो उनका कहना है कि भाई हम इस मुआवजे का क्या करेंगे, पैसा तो खर्च हो जाएगा, हमारा जी रोजगार छिन गया है, हम कैसे रहेंगे। और दुनिया भर की वहां बातें हुई हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इनसे कोई पूछे कि भाई कहाँ एक भी स्मार्ट सिटी आप दिखा दीजिए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, भाई कहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है आप हमको बतला दीजिए। गरीबों मतलब किसानों की आमदनी हम दोगुनी करेंगे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। सबको पक्का मकान दें, मतलब एक नहीं कम से कम 50 इनके वादे हैं जो गिनाए जाएं और उस पर एक काम नहीं हुआ है। जी तो अपने वादों पर या कार्यों पर तो ये मांग नहीं सकते वोट। इनको ये लग रहा था कि हमने धारा 370 खत्म कर दी है, और अयोध्या में भले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा हो, जी लेकिन हम उसको इस रूप में प्रचारित कर देंगे कि हम बनवा रहे हैं। तो इन दो मुद्दों पर इनको बड़ा भरोसा था। और इससे पहले भी हम आपको बताएं कि इन्होंने एक पार्लियामेंट में बिल पास कराया था महिलाओं को लेकर के कि 30% आरक्षण देंगे। जी लेकिन इनका चूंकि इतनी बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है, तो इनका कोई भी मुद्दा काम नहीं कर रहा है। न तो 370, न महिलाओं का आरक्षण, न जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन और काशी का कायाकल्प, कोई मुद्दा न। अयोध्या में राम मंदिर पर बड़ा भरोसा था, वो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चल पाया। आज जो है ये करते हैं और 3 दिन बाद वहां लोगों की कमी हो जाती है। इन्हें उम्मीद थी कि हम पूरे देश से ट्रेनों से भर के अयोध्या लोगों को ले जाएंगे, लेकिन जी 3 दिन बाद वहां ट्रेनें जानी बंद हो गई। बहुत सारी ट्रेनें तो जो चलाई गई थी वो रोकनी पड़ी क्योंकि उसके लिए यात्री नहीं थे। तो अब इसीलिए इस चुनाव में भी ये लगातार मुद्दे बदलते रहे हैं, और उन्होंने देखा कि भाई अब इससे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो अंत में अपने जो है आजमाए हुए मुद्दे हिंदू मुसलमान पर आ गए। लेकिन समस्या ये है कि ये देश के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, अब उनका ये जी हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा भी नहीं चल रहा। इसमें तो खास करके मुस्लिम वर्ग की तारीफ करनी चाहिए कि इनकी किसी भी बात पर वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। इसी जी तरह से विपक्ष के नेताओं की भी तारीफ करनी चाहिए कि ये उनको ट्रैप में लेना चाहते हैं, ये वो चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ बोलें, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे हैं उस पर। बल्कि जी अब ये हो रहा है कि जो विपक्ष मुद्दा तय कर रहा है वो लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जैसे यही हो रहा है कि भाई हम जाति जनगणना कराएंगे, उस पर इनको बोलना पड़ रहा है। संविधान ये जो है बदलना चाहते हैं, उसके बचाव में इनको आना पड़ रहा है। तो कुल जी मिला करके इस समय विपक्ष आगे आगे चल रहा है और मोदी जी पीछे पीछे चल रहे हैं। और उनके पास कहिए तो 1.5 ही नेता हैं, एक मोदी जी और आधा जो है अमित शाह जी। बाकी जी नेता बेचारे मौके की तलाश में देख रहे हैं कि बारिश कम हो तो बाहर निकलें। बारिश कम होने का मतलब है कि जब ये 1.5 लोग न रहे तब वो निकलें। देखिए शायद 4 को उन्हें निकलने का मौका मिले शायद। जी अमरिंदर जी, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव इस बार जो है वो जनता लड़ रही है, मुझे कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे या नहीं रहे, इस पर केंद्रित होता दिख रहा है। क्या 2024 का ये चुनाव नरेंद्र मोदी को लेकर रायशुमारी बन गया है?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इस चुनाव में दो तरह से वोट पड़ रहे हैं जी एक, जो लोग मोदी को चाहते हैं वो जी मोदी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। इसमें भी एक वर्ग ऐसा हो गया जो मोदी को चाहता तो है, लेकिन जी इन्होंने जो समस्याएं पैदा की हैं वो उससे उनको भी रूबरू होना पड़ रहा है, तो वो अपने घर बैठ गए हैं। जी और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मोदी को देखना नहीं चाहते, तो वो जी निकल करके वोट कर रहे हैं। और यही इनकी बेचैनी की वजह भी है। आपने देखा होगा कि शुरू में चुनाव हुआ तो पता चला कि बहुत कम मतदान है। वो तो बाद में चुनाव आयोग ने पता नहीं क्या खेल किया कि जो आंकड़े 24 घंटे के अंदर लोड होते थे वो जो है 11 दिन बाद, 4 दिन बाद और 2 दिन बाद इस तरह से लोड हो रहे हैं, और पता चला कि थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अभी भी मतदान कम ही हो रहा है। हालांकि जी कम मतदान से आप ये नहीं कह सकते कि किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो इनकी चिंता है उससे जरूर लग रहा है कि जो मोदी जी का समर्थक वाला वोटर है वो सुख सुविधा वाला है, वो आमतौर पर कष्ट उठा करके वोट देने नहीं जाएगा। तो एक जी चिंता यही है कि भाई हमारा वोटर कम निकल रहा है और जो हमें हटाने वाले लोग हैं वो जो है लाइन लगा करके वोट डाल रहे हैं। तो ये इनकी चिंता का जरूर एक आधार बन रहा है। और आप देखेंगे भी, खास करके आप यूपी में देखें तो यूपी में कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां जहां विपक्ष के वोट पड़ रहे थे वहां लाठीचार्ज की चर्चा हुई कि लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। ये भी हुआ कि भाई वोट नहीं डालने दिया जा रहा, वो अपना आईडी कार्ड लेके जा रहे हैं और उससे पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं ये तो कोई मतलब नहीं है, इससे वोट नहीं, तुम दूसरी आईडी ले आओ। तो ये सब भी हुआ है। बावजूद इसके कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जैसा हमने कहा ना कि जनता लड़ रही है, तो सचमुच जनता लड़ रही है। और ये हम लोगों को तो दिख ही रहा है, लगता है कि बीजेपी और मोदी जी को भी दिख रहा है। इसीलिए वो हर बार मुद्दे भी बदल रहे हैं, उनकी भाषा लगातार निम्न स्तर पर चलती जा रही है। ये बौखलाहट का नतीजा है। और अगर कोई बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला लोग हो तो वो भी शायद देख सकता है कि मोदी जी का गला आजकल बैठा हुआ है, चेहरा जो है उदास है, और लगता है कि जैसे उन्होंने तो एक सेल्फ गोल भी मार लिया इसी हताशा में। जो अडानी अंबानी का नाम राहुल गांधी ले रहे थे और जी अडानी अंबानी जो पक्के तौर पर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इस बाजार में ले आके नंगा कर दिया। मैंने अब वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किस आदमी पर भरोसा किया जो हमें ही नंगा कर दे रहा है। इन्होंने जो कहा कि टेम्पो भर करके और कांग्रेस के दफ्तर में रुपए पहुंचाए जा रहे हैं अडानी अंबानी की ओर से, तो इसका जी मतलब एक ये निकला कि अडानी अंबानी के पास बहुत काला धन है और वो काला धन जो है वो हमको देने की बजाय विपक्ष को अब दे रहे हैं। तो जी इससे, क्योंकि हालांकि एक ही बार कहा लेकिन वो मैसेज बहुत खराब गया है और आम जनता में ये फीलिंग गई है कि ये जा रहे हैं इसलिए अडानी अंबानी ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। जी अडानी अंबानी ये सोच रहे हैं कि ये तो भाई ये तो अच्छा हमारा दोस्त निकला कि हमें ही कह रहा है कि काला धन बचाए हुए हैं और विपक्ष को दे रहे हैं। अगर जी काला धन है, कल को मान लीजिए गवर्नमेंट बदलती है और मोदी जी के बयान पर ही एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो जाती है, जो कि जी विपक्ष कह भी रहा है कि हम इन चीजों के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करेंगे, तो जी अडानी जी समझ रहे हैं कि उनकी मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी हैं। तो जी ये सेल्फ गोल था इनका जो इन्होंने खुद कर लिया। जी अमरिंदर जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि मतदान प्रतिशत गिर रहा है, उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है, चर्चा में आ रहा है कि आरएसएस के स्वयं सेवकों की निष्क्रियता काफी चर्चा में है इस बात को लेकर के कि वो निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं चुनाव में। बीजेपी और संघ नेतृत्व में जो दुराव सा नजर आ रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसमें सर दो वजह मुझे लग रही हैं। जी एक तो यह है कि संघ जो है वो मातृ संगठन है, बाकी जी उसके बहुत सारे संगठन हैं जिनमें से एक है बीजेपी। अब लेकिन संघ की पूछ बीजेपी, हमने कहा ना कि बीजेपी मतलब 1.5 लोग, मोदी जी जी और अमित शाह जी। अब इन्होंने संघ को किनारे बैठा दिया है। जी इनको ये लगा कि भाई हमें क्या करना है, हम संघ से बहुत बड़े हो गए हैं और हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। बल्कि बाद में नड्डा जी ने एक किस अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी
कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और हमें संघ की जरूरत नहीं है। जी। तो संघ, अच्छा, दूसरे जो नारे आप देखें तो मोदी की गारंटी, बीजेपी की भी गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी है। जहां जहां पोस्टर लग रहे हैं वो मोदी के पोस्टर लग रहे हैं। मैंने संघ गायब है, बीजेपी गायब है, तो संघ को लगा कि ये स्थिति तो बड़ी खराब है। जहां हम जो है संगठन की बात करते रहे हैं, व्यक्ति पूजा के खिलाफ रहे हैं, वहां एक व्यक्ति है जो हर चीज में वो है, वो देख रहा, वो भी तो जैसे आम लोगों की तरह वो भी देख रहे हैं कि रेलवे की अगर हरी झंडी दिखानी है तो वो मोदी जी दिखा रहे हैं, अगर कहीं फीता काटना है तो वो मोदी जी काट रहे हैं, कहीं जो है उद्घाटन होना है तो वो मोदी जी मतलब और कोई नेता है ही नहीं, सिर्फ मोदी जी हैं। तो संघ को भी ये लगा कि ठीक, इस संघ बीच जो को है, भी ये लगा कि ठीक है भैया, जब तुम, जी, हेलो, इस बीच जो है ये जी, संघ प्रमुख का भी बयान आया कि बीजेपी कांग्रेस को की तारीफ करते हुए कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के इतिहास को कांग्रेस के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये था सर जी, वही मैं वही आने वाला हूं उस बात पर। एक तो मैं ये कह रहा था कि संघ को भी लगा कि ठीक है भाई, जब तुम इतना कुछ कर रहे हो अपने ही नाम पर, तो करके एक बार आजमा ही लो। और उसी के तहत ये बयान भी आया, बल्कि एक आध जगह ये भी बयान आया है कि राहुल गांधी की भी तारीफ की है आडवाणी ने। बहुत उसका व्यापक प्रचार प्रसार तो नहीं है, लेकिन कुछ साइट पर और एक दो अखबारों में इस तरह की खबर आई है कि आडवाणी ने कहा है कि राहुल गांधी में भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं। जी। तो संघ का बयान, आडवाणी का बयान अगर मान लें तो ये सब कुल मिला करके वो अपने आप को ये भी दिखाना चाहता है कि भाई हम हिंदू हितों के लिए हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं। जो पार्टी हिंदू हितों की बात करे कि हम उसके साथ हो लेंगे। आपको याद होगा कि जब 1984 में जी। इंदिरा गांधी इंदिरा की गांधी की हत्या हत्या हुई, के। संघ के लोगों ने कांग्रेस को वोट करा दिया था। जी। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम, ठीक है कि हमने बीजेपी को बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमारे खिलाफ जाएगी, हिंदू हितों के खिलाफ जाएगी तो भी हम उसके साथ रहेंगे। तो ये वो मोदी जी को या अमित शाह जी को या बीजेपी को संकेत दे रहे हैं। जी। दूसरी एक और इसमें बात लगता है कि संघ का अपना एक तंत्र है। उन्होंने भी देखा होगा कि मोदी जी जा रहे हैं और बड़ी बदनामी हो रही है। अगर बीजेपी की बदनामी हो रही है तो उसमें संघ की भी बदनामी छिपी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि संघ की बैकिंग से ही बीजेपी आगे बढ़ी है और सरकार में आई है। अब जितनी किरकिरी हो रही है महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, रोजगार को लेकर के, आम जनजीवन बड़ा त्रस्त है। देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर हो तो आप मैंने 60% जनता हो गई है। तो संघ को लगता है कि बीजेपी के साथ साथ मेरी भी बदनामी हो रही है। तो हो जी। सकता है संघ ने ये सोचा हो कि भाई जो बदनामी हो उससे हम अपने को बचा लें और वो सारा ठीकरा हम बीजेपी पर फोड़ दें, वरना तो आगे बीजेपी तो हार करके बाहर हो जाएगी सत्ता से, हमें तो काम करना है। तो हम अगर इस बदनामी को अपने ऊपर ले लेंगे तो हम अगले 15-20 साल तक काम नहीं कर पाएंगे। तो शायद ये भी एक वजह हो कि संघ ने थोड़ा दूरी बनानी शुरू कर दी। जी अमरिंदर जी, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के इस बार काफी सवाल उठ रही है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। पहले चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े 11 दिन बाद जारी करने पर भी काफी कुछ कहा गया। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, चुनाव आयोग तो जिस तरह का ये चुनाव आयोग बना है उससे इस बात की उम्मीद जरूर थी कि ये गवर्नमेंट का फेवर करेगा, लेकिन जिस लेवल तक ये चुनाव आयोग गया है उतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी। मतलब ये तो है कि खुलेआम किसी का पक्ष लेना। स्वायत्त संस्था अगर है तो वो छिप करके या दाएं बाएं चल करके सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाती है, ये तो समझ में आता है। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग जो पहले बनता था उसमें 3 लोग होते थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक विपक्ष या सबसे बड़ी पार्टी का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन इस बार मोदी जी ने कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और उसकी जगह पर अपना ही एक मंत्री शामिल कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब 2 सरकार के लोग हैं
तो बहुमत से जो भी फैसला होगा उन्हीं का होना है। तो चुनाव आयोग, चाहे वो राजीव कुमार हो या दूसरे जो आयुक्त हों, इन लोगों को मालूम है कि वो सरकार की मर्जी से बने हैं। वो अपनी योग्यता के आधार पर या निष्पक्षता के आधार पर या उनकी नियुक्ति में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस का योगदान नहीं है। उनकी नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का योगदान है। तो जाहिर सी बात है, अब वो उम्मीद तो ये थी ही कि वो सरकार की सेवा करेंगे, मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इतना खुलेआम करेंगे ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब इन्होंने कई बात, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप अयोग्य लोगों को बैठाते हैं आगे, तो अयोग्य लोगों के कार्यों का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है जी। जैसे इतना लंबा चुनाव पहले कभी नहीं होता था जी। और इतनी गर्मी में भी नहीं होता था। कोशिश, और यही चाहते तो ये चुनाव इतना लंबा खींचने की बजाय पहले करा सकते थे, लेकिन स्वामी भक्ति में इनको लगा कि जितना लंबा खींचेंगे, मोदी जी स्टार प्रचारक हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बार बार जाएंगे और पूरा माहौल बदल देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। यहां विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के पास साधन बहुत कम थे। अगर एक बार चुनाव ये कराते, कम समय में कराते, तो उतने ही समय में विपक्ष को सारे संसाधन झोंकने पड़ते। अब राहुल गांधी भी कहीं नहीं जा सकते थे, खड़गे भी नहीं जा सकते थे। और लेकिन जब समय इन्होंने दे दिया, तो वो समय विपक्ष के नेताओं को भी मिल गया। उनके पास तो केवल जो है मोदी जी और अमित शाह हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं। माने अखिलेश के साथ साझा हो सकता है, डिम्पल के साथ साझा रैली हो सकती है, तेजस्वी के साथ साझा हो सकती है, इसी तरह से महाराष्ट्र, तो इनको भी पर्याप्त समय मिल गया है। और हम आपको बतला दें कि इसमें जो संविधान बदलने वाला मामला है या आरक्षण खत्म करने वाला मामला है, अगर ये कम समय में चुनाव होता तो ये शायद उतना जोर नहीं पकड़ता जितना अब पकड़ लिया है। ये 3 चरणों के बाद जोर पकड़ा है। अगर समय होता तो कम समय में ही होता और शायद इस पर उतना मौका ही नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा जी, नुकसान आपने बड़ी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। समय का अभाव है, इसलिए बीच में आपको टोकना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि एनडीए गठबंधन की जमीन खिसक रही है और इंडिया गठबंधन के दलों की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम चरण की 57 सीटों के लिए मतदान 1 जून को होना है, इसलिए किसी अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता तो 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही चल पाएगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जल्द फिर हाजिर होंगे देश के नवीनतम राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ। नमस्कार।